नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सैयद वंश और लोदी वंश को पढ़ने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल 5 राजवंश हैं, जिनमें से 3 राजवंश हम पहले पढ़ चुके हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश और सैयद वंश हम पहले पढ़ चुके हैं और बचे हुए 2 राजवंश यानी कि सैयद वंश और लोदी वंश हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने पहले के जो राजवंश है उनको नहीं पढ़ा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसे हम शुरू करते हैं। जो पहला राजवंश है यह है सैयद वंश। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1414 से 1451 ईस्वी तक शासनकाल इसका रहता है। इस दौरान इसमें 4 प्रमुख शासक होते हैं। पहला शासक खिज्र खां जो कि इस वंश का संस्थापक होता है। यह 1414 से 1421 ईस्वी तक शासन का संचालन करता है। इसके बाद में मुबारक शाह अगला शासक बनता है। यह 1421 से 1434 तक शासन का संचालन करता है। इसके बाद में मोहम्मद शाह अगला शासक बनता है। यह 1434 से 1443 तक शासन का संचालन करता है। और अंतिम शासक जो कि आलम शाह होता है, यह 1443 से 1451 तक शासन का संचालन करता है। अब एक एक शासक को हम डिटेल में देख लेते हैं। पहला शासक जो कि खिज्र खां जो कि 1414 से 1421 तक शासन का संचालन करता है। यह तैमूर लंग का सेनापति था। जब तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तो जब वो लौटा दिल्ली से, उस समय वह खिज्र खां को दिल्ली का सूबेदार नियुक्त करके गया था। ठीक उसी प्रकार जैसा हमने गुलाम वंश में पढ़ा था कि मोहम्मद गोरी जब भारत से लौटा तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय राज्य का सूबेदार बना के गया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। उसी प्रकार जब तैमूर लंग वापस गया तो खिज्र खां को दिल्ली का सूबेदार बना के गया और खिज्र खां ने दिल्ली में किसकी नींव रखी? सैयद वंश की। उस समय इसने दौलत खां को पराजित किया और जो दिल्ली का है यह स्वतंत्र शासक बना। दिल्ली का यह शासक तो बन गया था, लेकिन इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि यह तैमूर लंग का सेनापति था, इसलिए अपने आप को सुल्तान नहीं मानता था। तो इसलिए इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। तो ये आप उपाधि याद रख सकते हैं। खिज्र खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। यह दिल्ली सल्तनत का पहला शिया मुस्लिम था। जो मुस्लिम होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक सुन्नी मुस्लिम और एक शिया मुस्लिम। तो इससे पहले दिल्ली सल्तनत के जितने भी मुस्लिम शासक हुए वो सारे सुन्नी संप्रदाय से थे, लेकिन ये पहला ऐसा शासक था जो शिया संप्रदाय से था। साथ ही यह अपने आप को पैगंबर मोहम्मद जो थे उनका वंशज मानता था। चूँकि तैमूर लंग ने इसको सूबेदार नियुक्त किया था, इसलिए यह हमेशा शाहरुख को दिल्ली से कर भेजा करता था। शाहरुख जो कि तैमूर लंग का ही पुत्र था, उसको हमेशा ये कर भेजता था। मई 1421 में खिज्र खां की मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है मुबारक शाह। मुबारक शाह 1421 ईस्वी में शासक बनता है और 1434 ईस्वी तक शासन का संचालन करता है। इस दौरान यह सुल्तान की उपाधि भी धारण करता है। इसके पहले किसने? खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, लेकिन यह सुल्तान की उपाधि धारण करता है। इसके जो दरबारी कवि थे वो थे अहमद सरहिंदी। अहमद सरहिंदी नाम का इसका दरबारी कवि था, जो इसके जीवन काल पर एक पुस्तक की रचना करता है जिसका नाम होता है तारिक ए मुबारक शाही। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, आप याद रखिए कि मुबारक शाही जो किताब है तारिक ए मुबारक शाही, इसके रचनाकार कौन है? तो अहमद सरहिंदी है। और ये जो किताब है किसके ऊपर लिखी गई है? तो मुबारक शाह के जीवन काल के ऊपर। इसी के साथ जो मुबारक शाह है इसने मुबारकाबाद जो नगर है उसकी स्थापना की थी। मुबारकाबाद नाम का जो नगर है उसकी स्थापना मुबारक शाह ने की थी। 1434 ईस्वी में इसके वजीर ने इसकी हत्या कर दी और उसके बाद में इसका भतीजा मोहम्मद शाह अगला शासक बना। मोहम्मद शाह जो है इसका वास्तविक नाम मोहम्मद बिन फरीद खान था। यह 1434 से 1443 ईस्वी तक शासन का संचालन करता है। इसके शासनकाल में 1440 ईस्वी में जो मालवा का शासक था महमूद खिलजी, यह दिल्ली पर आक्रमण करता है। मालवा में भी खिलजी वंश का शासन उस दौरान था। तो वहाँ से जो वहाँ का शासक था महमूद खिलजी,
वह आक्रमण करता है इस पर, लेकिन दोनों में संधि हो जाती है और संधि के बाद महमूद खिलजी वापस मालवा लौट जाता है। 1443 में मोहम्मद शाह की भी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद अलाउद्दीन आलम शाह अगला शासक बनता है। अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से 1451 तक शासन का संचालन करता है और यह सैयद वंश का अंतिम शासक होता है। इसके वजीर का नाम हमीद खान था। हमीद खान से इसका मतभेद हो जाता है और मतभेद के कारण यह दिल्ली को छोड़कर बदायूं चला जाता है। बदायूं जाने के बाद बदायूं में ही इसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में जो इसका वजीर था वह दिल्ली का सारा जो शासन है वह बहलोद लोदी को सौंप देता है और यहीं से सैयद वंश का जो है वो अंत हो जाता है। सैयद वंश के अंत के बाद दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अगला जो राजवंश होता है वो होता है लोदी वंश। लोदी वंश 1451 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासनरत रहता है। इस दौरान इसके 3 प्रमुख शासक होते हैं। जो लोदी वंश के अंतर्गत 3 प्रमुख शासक होते हैं वो होते हैं बहलोद लोदी, जो कि इस वंश का संस्थापक भी होता है। यह 1451 से 1489 तक शासन का संचालन करता है। इसकी मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी अगला शासक बनता है, जो 1489 से 1517 तक शासन का संचालन करता है और इसके बाद में लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी होता है, जो 1517 से 1526 तक शासन का संचालन करता है। चलिए इन तीनों शासक को भी हम डिटेल में देख लेते हैं। बहलोद लोदी लोदी वंश का संस्थापक होता है, जो 1451 से 1489 तक शासन का संचालन करता है। इसी के साथ यह दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक अवधि वाला शासक होता है, यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो 5 राजवंश हुए हैं उनमें जितने भी शासक हुए उन सारे शासक में बहलोद लोदी ने सर्वाधिक समय तक शासन किया। अगला फैक्ट इसके बारे में अगर हम देखें तो यह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था, बल्कि कालीन पर बैठा करता था, क्योंकि ये मानता था कि जो ऊंचा स्थान होता है वो अल्लाह का होता है। इस वजह से ये कालीन पर बैठता था, न कि सिंहासन पर। इसने चांदी की मुद्रा चलाई थी जिसका नाम था बहलोली। बहलोली नाम की चांदी की मुद्रा भी किसने चलाई थी? बहलोद लोदी ने। 1489 ईस्वी में बहलोद लोदी की मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद जो अगला शासक बनता है वो बनता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी 1489 में शासक बनता है। इसका वास्तविक नाम अगर देखें तो वो था निजाम खां। यह लोदी वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है। जो तीनों शासक है उसमें सबसे प्रतापी शासक होता है। अब इसके अगर मुख्य कार्य देखें तो 1504 ईस्वी में यह आगरा शहर की स्थापना करता है। वर्तमान आगरा जहाँ के ताजमहल है, उस शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। और उसी को यह अपनी राजधानी बनाता है बाद में। तो दिल्ली से राजधानी आगरा कौन लाता है? सिकंदर लोदी। इसने भूमि की मापन के लिए गज ए सिकंदरी नामक प्रणाली की स्थापना की। भूमि को मापना जरूरी था, तो भूमि जो मापी जाती थी उसके लिए नई नई तकनीकों का उस समय प्रयोग किया जाता था और ये तकनीकी शासकों के साथ में बदलती रहती थी। कोई शासक किस प्रणाली का प्रयोग करता था तो कोई किस प्रणाली का। तो जो गज ए सिकंदरी नाम की जो प्रणाली थी उसकी शुरुआत करता है सिकंदर लोदी। इसके बाद में इब्राहिम लोदी जो है वह अगला शासक बनता है, जो 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन का संचालन करता है। यह लोदी वंश का अंतिम शासक होता है और लोदी वंश के साथ साथ यह दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक होता है, क्योंकि जो लोदी वंश है वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश होता है। 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य में युद्ध होता है। इस युद्ध को खतौली का युद्ध नाम से जाना जाता है और इस युद्ध में राणा सांगा की विजय होती है। इब्राहिम लोदी यह युद्ध हार जाता है। इब्राहिम लोदी के चाचा थे जिनका नाम था आलम खां और पंजाब का शासक दौलत खां। यह दोनों मिलकर बाबर को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आमंत्रित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये ऐसा मानते थे कि बाबर आएगा और इब्राहिम लोदी से युद्ध करेगा, इसको हरा के मार के चला जाएगा जो धन लूट के, और इसके बाद हम जो है दिल्ली के शासक बन जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बाबर ही दिल्ली का शासक बन जाता है। इब्राहिम लोदी और बाबर दोनों के मध्य में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जो कि इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध है। 21 अप्रैल 1526 को यह युद्ध होता है। 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के विरुद्ध पानीपत में यह युद्ध होता है। इस युद्ध में बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था। यह भारतीय इतिहास का पहला ऐसा युद्ध था जिसमें तोपों का प्रयोग किया गया था। इसके पहले किसी भी युद्ध में तोपों का प्रयोग नहीं किया गया था।
जो बाबर है इसके दो प्रमुख तोपजी थे, जिनमें से एक का नाम था अली तथा दूसरे का नाम था मुस्तफ़ा। इसी के साथ में बाबर ने अपनी जो तोहफे हैं उनको रूमी और उस्मानी पद्धति में सजाया था। रूमी और उस्मानी पद्धति क्या होती थी? तो रूमी और उस्मानी पद्धति से तात्पर्य था कि जो अधिक दूरी तक गोला फेंकने वाली तोपें होती थी उनको पीछे स्थापित किया जाता था, और जो कम दूरी वाली तोपें होती थी जो कि कम दूरी तक गोला फेंक सकती थी या दाग सकती थी उनको आगे स्थापित किया जाता था। तो इस तरह की जो रणनीति थी वो इसने उपयोग की थी, जिसके अंतर्गत इब्राहिम लोदी की सेना इससे ज़्यादा थी, उसके बावजूद भी यह युद्ध जीत जाता है और इब्राहिम लोदी जो है वो युद्ध क्षेत्र में ही मारा जाता है। इब्राहिम लोदी पहला ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का और एकमात्र शासक जो कि युद्ध स्थल में मारा गया हो। इससे पहले दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जितने भी शासक हुए, एक भी शासक ऐसा नहीं था जो युद्ध स्थल में मारा गया हो। इब्राहिम लोदी पहला ऐसा शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया हो। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो जाता है, क्योंकि इसके बाद जो बाबर होता है वह दिल्ली में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करता है, और फिर ये मुग़ल साम्राज्य जो है 1526 ईस्वी से लेकर जब तक कि भारत में अंग्रेज नहीं आ जाते तब तक फिर मुग़ल साम्राज्य ही चलता है, और अकबर आदि जितने भी शासक होते हैं मुग़ल साम्राज्य में होते हैं। अब इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी मोस्ट MCQ है जो कि पिछले गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको भी हम एक बार देख लेंगे। इससे पहले अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, एक टिक बस आपको करना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, 1 सेकंड लगेगा सब्सक्राइब करने में। एक से बढ़ के एक कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए जो इम्पोर्टेंट MCQ है इनको भी हम देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन बनता है वो है, सैयद वंश ने किस वंश को समाप्त कर दिल्ली का शासन प्राप्त किया था? जो सैयद वंश है इसने कौन से वंश को समाप्त करके दिल्ली का शासन प्राप्त किया था? तो 4 जो ऑप्शन है, तुगलक वंश, मुगल वंश, लोधी वंश और गुलाम वंश। तो कौन से शासक को समाप्त किया था? तो इन्होंने किया था तुगलक वंश को। तुगलक वंश को समाप्त करके सैयद वंश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अगला राजवंश बना था। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक किसका सेनापति था? जो खिज्र का था, क्योंकि इसका संस्थापक खिज्र का था सैयद वंश का, तो वो किसका सेनापति था 4 ऑप्शन में से? तो वो था तैमूर लंग का सेनापति। अगला क्वेश्चन, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चारों ऑप्शन में से आलम शाह, मुबारक शाह, खिज्र खां और मोहम्मद शाह, चारों में से सैयद वंश का जो अंतिम शासक था ये कौन था? ये था आलम शाह, जिसका पूरा नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? किसने लोधी वंश की स्थापना की थी? तो इन चारों ऑप्शन में से बहलोद लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, गज-ए-सिकंदरी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो हमने अभी देखा है किसने प्रारंभ की थी, सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी ने गज-ए-सिकंदरी नाम की जो भूमि माप की प्रणाली थी ये प्रारंभ की थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो जो खिज्र खां है ये सैयद वंश का संस्थापक था। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाएं। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।